आसाम को नाज़रीन सराबा खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और फिर जो आईनी तरमीम है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई है, इस हवाले से भी बातचीत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पली खौफनाक खबर है। खबर यह है कि पाकिस्तान के एम्बेसीज के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, लाइनें लगी हुई हैं। लोग ये मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, किसी भी सूरत पर लोग पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। आज सुबह 7 बजे मेरी एक एम्बेसी में अपॉइंटमेंट थी और 6 साढ़े 6 बजे मैं एम्बेसी के अंदर मौजूद था। यकीन माने मेरे लिए ये बड़ी खौफनाक किस्म की हैरत थी कि जब मैंने सुबह 6 बजे या 7 बजे एम्बेसी के बाहर हजारों की तादाद में, बल्कि आप कह सकते हैं अनकाउंटेबल, जहां तक आपकी नजर जाती है इतनी लंबी लंबी कतारें, ना खत्म होने वाली कतारें, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल कतारें मैंने लगी हुई देखी हैं। एम्बेसी के बाहर लोग खड़े हैं, अपने पासपोर्ट उन्होंने हाथों में उठाए हुए हैं, बच्चे उन्होंने पकड़े हुए, यानी डिसेंट हम्बल फैमिलीज, हाईली क्वालिफाइड पाकिस्तान की फैमिलीज, हाईली क्वालिफाइड, एक हम्बल डिसेंट मुहज्जब पाकिस्तानी, मुहज्जब पाकिस्तान की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास, वो मुल्क छोड़ने के लिए, यहां से भागने के लिए, यानी लाइनों में सुबह 7 बजे जाकर लाइनों में लगे हुए। ये इतना अर्ली था कि मैंने ठीक से मुंह भी नहीं धोया था। मैंने कहा एम्बेसी के बाहर सुबह 7 बजे 6 बजे बंदा ही कोई नहीं होता, लिहाजा मैं सिर उठा और भागते हुए चला गया। लेकिन मैं हैरान रह गया जब मैंने इतनी लंबी लाइनें देखी, लोग बगैर भूखे प्यासे, यकीन माने हाथों में पानी उठाया हुआ, या किसी को अगर कोई डिस्पोजेबल चाय मिल गई तो हाथों में उठाई हुई है, और सुबह 7 बजे 6 बजे वहां पर एम्बेसीज के बाहर खड़े हैं, पासपोर्ट उठाए हुए हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए हुए हैं। और पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान, पढ़े लिखे, जिन्होंने हाईली, यानी जो आप टॉप क्वालिफाइड जो नौजवान होते हैं, हाईली स्किल्ड नौजवान, वो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हुए थे, और बल्कि मिनतों पर तरलों पर आए हुए थे। उनके चेहरों पर मायूसी, आंखों के नीचे खड्डे पड़े हुए, बुरी हालत उनकी, यानी किसी एक बंदे के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नहीं थी। 1.5 2 2 घंटे वहां पर वो लोग खड़े रहे, लेकिन किसी तरह से उनकी ये कोशिश थी कि उन्हें वीजा मिले और वो पाकिस्तान से निकल जाएं। यकीन माने ये मनाजिर गैर मामूली थे, और ये देखने के बाद मुझे वो वीडियोस याद आ रही थी, वो जो हम आज भी देखते हैं ना, 1947 में जो हिजरत के मनाजिर नजर आते हैं, जब इंडिया से लोग पाकिस्तान के अंदर आए थे, पाकिस्तान जब अलग हुआ था, तो जिस तरीके से लोग आए थे अपने बच्चों को लेकर, अपना सामान सर के ऊपर उठाया हुआ है, बच्चे भाग रहे हैं, नौजवान भाग रहे हैं। यकीन माने यही पोजीशन आज एम्बेसीज के बाहर खड़े नौजवानों की है, फैमिलीज की है, कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बाजू से पकड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को उठाया हुआ है, और वो जाकर मिन्नतें दरखास्तें कर रहे हैं, अपना तमाम तर सरमाया लेकर एम्बेसीज के बाहर खड़े हैं कि हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है, हमें यहां से निकाल दें, हमने किसी तरह से इस मुल्क से बाहर निकलना है। दिल खून के आंसू होता है ये मनाजिर देखकर। गैर मामूली था, ये इंतहाई गैर मामूली था कि ये लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, और ये भागना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, यानी मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान की पढ़ी लिखी क्लास, बल्कि अब ये, इससे पहले तो हम कहते थे ब्रेन ड्रेन हो गया है ना, जो स्किल्ड या क्वालिफाइड नौजवान थे वो निकल रहे हैं, लेकिन अब मुअज़्ज़ज़ लोग, पढ़े लिखे मुअज़्ज़ज़ शहरी, यानी जिनकी वजह से मुझे और आपको उम्मीद पैदा होती है, जो मेरे और आपके मुअज़्ज़ज़ पड़ोसी थे, मुझे और आपको मार्केट में ये मुअज़्ज़ज़ीन मिलते थे, ये वो लोग थे जिनसे मुझे और आपको पाकिस्तान में खतरा महसूस नहीं होता था। मुसीबत आ जाती थी तो ये लोग कर्ज देते थे, ये घरों में आते थे, ये दिलासा देते थे, ये कम से कम यानी सहारा देते थे। लेकिन ये आज हमारा सहारा भी, ये भी इस मुल्क से अपनी जमीनें बेचकर, अपने घर बेचकर, अपनी जमा पूंजी या दोस्तों से कर्ज उठाकर पाकिस्तान से बाहर भाग रहा है, और तमाम तरह एम्बेसीज के बाहर ये लाइनें लगी हुई हैं जो कि लोग वहां पर खड़े हैं। ये सब देखने के बाद मेरे जहन में एक ही चीज आ रही थी कि बादशाह का इकबाल बुलंद हो बादशाह का इकबाल, या बेड़ा गर्क हो उस बादशाह का जिसने इस मुल्क को एक चूहों की लेबोरेटरी बनाई हुई है, जो हर 3 सालों के बाद, 2 सालों के बाद हुकूमत गिराकर तजुर्बा करता है। और इस दफा उस बादशाह ने इस मुल्क के साथ वो कर छोड़ा है कि 30-40 साल हम पीछे चले गए। हम उस जगह पर, बल्कि मैं देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बैठा हुआ ये घटिया मीडिया, पाकिस्तान घटिया टाउट्स, ये घटिया महंगी महंगी तनख्वाहें लेने वाले, बड़े बड़े बंडल लेने वाले, अपने लिफाफी साफी जो बैठे हुए हैं, इन यानी मैं कौन से अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल करूं, ये बेगैरत कभी यहां से निकलें और एक दफा एम्बेसीज के बाहर जाएं, और वो सिर्फ मनाजिर देखें, वो लोगों के चेहरों के ऊपर मायूसी देखें, वो लोगों को देखें जब वो आपके साथ किससे शेयर करते हैं कि वो पैसे किधर से लेकर आए हैं और वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। ये शर्म आई शायद इन डीटू को, लेकिन ये सिर्फ बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स में बैठकर, बड़े बड़े कमरों में बैठकर 30-30 40-40 लाख तनख्वाहें लेकर सिर्फ एक ब्लैकमेलर मीडिया का हिस्सा बने हुए हैं, और इस तरफ इनकी नजर नहीं जा रही। लेकिन बड़े खौफनाक किस्म का नाजिर थे लोग, इंतहा के मायूस पाकिस्तान के अंदर हो गए हैं, और वो इस मुल्क से निकलना चाह रहे हैं। लिहाजा इस तरफ नजर करने की जरूरत है, नहीं तो उसके बाद यकीन माने कि ये, उसके बाद फिर इनके पास कोई बंदा नहीं होगा इस मुल्क के अंदर जिसके ऊपर ये हुकूमत करके उसे गुलाम रख सके, या उसके शऊर के साथ, उसकी ज़हनियत के साथ, उसकी तालीम के साथ खिलवाड़ कर सके। ये खौफनाक अमल है। ये टाइम है इस सोसाइटी को, इस मुआशरे को जागने का, कि वो इस चीज का इदराक करे, नहीं तो शायद बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। अब जो पार्लियामानी कमेटी है, आज उसने बैठना है, और चीफ जस्टिस जो आने वाला है उसका उन्होंने इंतखाब करना है, यानी जो हमारा जज होगा उसको भी, वो भी चुनतखिब जज होगा, और उस चुनतखिब जज को जो लोग चुनतखिब करेंगे वो भी एक 2 नंबर किस्म की पार्लियामेंट या 2 नंबर किस्म के इंतखाबात जीत कर
एस्टेब्लिशमेंट की छांव के नीचे, एस्टेब्लिशमेंट की बैक जिनके पीछे है, वो जनाब फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के कौन से चीफ जस्टिस होंगे और एक ऐसा जज जो इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठेगा, सबसे बड़ा तराजू जिसके हाथों में होगा, मेरी और आपकी जिंदगी के फैसले जो जज करेगा, उसे ये एक गैर कानून इल्लीगल पार्लियामेंट और उसके नुमाइंदे बाकायदे से चुनेंगे। अब जो कमेटी बनी है उसके अंदर जाहिर है 2/3 मेजोरिटी हुकूमत की है, पीपल्स पार्टी और नून लीग और एमक्यूएम को मिलाकर इनकी 8 मेंबर बन जाते हैं, 4 मेंबर तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और फिर मौलाना फजल रहमान साहब के हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत की इसके अंदर मेजोरिटी है। अब हुकूमत किसे चूज करेगी? अब हुकूमत के पास ऑप्शन एक ही है कि टॉप 3 जजेस में से किसी एक को चुने। टॉप 3 में ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब है, या फिर मुअज़्ज़ज़ जज जनाब यहिया अफरीदी साहब है। लिहाजा हुकूमत अगर यहिया अफरीदी साहब को चुनती है या उन्हें चुनतखब चीफ जस्टिस बनाती है, तो फिर ये इस तरमीम के अंदर एक क्लॉज मौजूद है असद अली तूब साहब के मुताबिक, जो उन्होंने उसके ऊपर एक विलोक भी किया है। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने इसके अंदर एक क्लॉज बाकायदा से इंसर्ट करवाई थी, एक रखवाई थी कि अगर यहिया अफरीदी या इन तीनों में से एक भी जज मना कर देगा तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बाकी 2 मेंबरान में से एक बनेगा, यानी चौथे नंबर का नहीं बनेगा, उन्हीं 2 मेंबरान में से जो बाकी बच जाएंगे उनमें से एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बनेगा। तो अगर यहिया अफरीदी साहब जो ये सीनियरिटी के प्रिंसिपल के से तीसरे नंबर पर हैं और इस वक्त क्वालिफाई नहीं करते पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होने पर, अगर उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाता है मंसूर अली शाह साहब को साइडलाइन करने के लिए, तो फिर ज़ाहिर वकला तहरीकें होंगी पाकिस्तान के अंदर, मीडिया का दबाव आएगा, फिर इंटरनेशनली दबाव आएगा, फिर अदालतों के अंदर भी एक बगावत का एक खदशा महसूस किया जा रहा है। लिहाजा ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बाज़ाहिर महसूस हो रहा है कि बनाया जाएगा। और मौलाना फजल रहमान साहब ने ज़ाहिर तहरीक इंसाफ को यह कहा था कि उन्हें गारंटी दी गई है मौलवी साहब को कि मंसूर अली शाह साहब ही पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं और इस तरह से उन्हें चुनतखब करके चीफ जस्टिस बनाया जाता है, फिर क्या उनसे कोई गारंटीज ली गई हैं? क्या निजाम ने उनसे गारंटीज ली हैं? और गारंटी सबसे बड़ी यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर चूहों का तजुर्बा जारी है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर जारी है, क्या ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा? ये धड़म से नीचे गिर जाएगा? क्या मंसूर अली शाह साहब इस आईनी तरमीम को, ये 2 नंबर किस्म की जो आईनी तरमीम है, इसको रहने देंगे या नहीं रहने देंगे? ये तरमीम रात की तारीकी में बंदे उठाकर, बंदे अगवा करके, काली तरमीम है, लोटे खरीद कर, जमीर खरीद कर तहरीक इंसाफ के लोगों के और अख्तर मैंगल के पार्टी के 2 सेनेटर्स गए, उनके जमीर खरीद कर ये आईनी तरमीम आई है। ये खूनी तरमीम है, एक काली तरमीम है और इसको खुलकर कहना चाहिए खूनी तरमीम है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या आईनी तरमीम नहीं है। इसके अंदर कोई मेरे और आपके जो बुनियादी राइट्स है उन्हें सेफ गार्ड नहीं किया गया, बल्कि कुछ भी नहीं किया गया, हमारा बेड़ा मजीद गर्क कर किया गया है। तो लेट्स सी, ये ज़ाहिर है सब देख रहे हैं कि क्या मंसूर अली शाह साहब कोई गारंटीज देकर आएंगे निजाम को, या फिर मंसूर अली शाह साहब उसूल के मुताबिक, आइन के मुताबिक, आइन पर ही खड़े रहेंगे और मामलात को आगे लेकर जाएंगे। इससे पहले आपको हसनान मलिक साहब याद होंगे, हसनान मलिक साहब ने भी कहा था कि मंसूर अली शाह साहब के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, बल्कि उनके साथ इंगेजमेंट की जा रही है, और इंगेजमेंट बुनियादी तौर पर यह थी कि आप गारंटी दें, चंद गारंटीज दें, और उन चंद गारंटीज के अंदर यह चीज मौजूद थी कि मौजूदा जो सेटअप लाया गया है, इस सेटअप को नहीं छेड़ेंगे, इस सेटअप को तंग नहीं करेंगे, ये सेटअप आगे मजीद जाएगा। तो लेट्स से कि इस तरमीम को अगर नहीं छेड़ते मंसूर अली शाह साहब, तो इसका मतलब यही है कि ठीक है, आपने लेजिटिमेसी दे दी है उस आईनी बेंच को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, जो असल में पाकिस्तान के अंदर असल खीर वो है, असल मामला वो है, असल गड़बड़ वहां पर है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपने मामलात को आगे लेकर जाएगा और चीजों को आगे बढ़ाता जाएगा। अब इस आईनी तरमीम को जो बैनुल अक़वामी अखबार है, द गार्डियन भी इसके ऊपर बात कर रहा है, बैनुल अक़वामी अदालतें भी बात कर रही हैं, इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट भी इसके ऊपर अपनी राय दे रहे हैं। और ये जो आईनी तरमीम है, ये चैलेंज हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और ये आज की खबर है, सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त में 26वीं आईनी तरमीम कालादम करार देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त मालाकंड के रिहायशी एडवोकेट मोहम्मद अंस ने दायर की है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 26वीं आईनी तरमीम खिलाफ आइन करार देते हुए कालादम करार दी जाए, ये इस्तदा है जो कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। फिर सलमान अकरम राजा जो एडवोकेट है, उन्होंने शाहजेब खानजादा साहब के शो में एक इंकशाफ किया है कि जब मौलाना साहब के ऊपर हमने मजीद कहा कि चीजों को नेगोशिएट करते हैं, मौलाना साहब ने कहा नहीं, मजीद नेगोशिएट नहीं करेंगे, नहीं तो ये मेरे भी बंदे तोड़ देंगे और आपके बंदे भी तोड़ देंगे, लिहाजा मैं पॉलिटिकली इररेलेवेंट हो जाऊंगा। यानी मौलाना साहब को ये पता चल चुका था कि जितना मैं नेगोशिएट कर चुका हूं या घसीट कर लेकर आया हूं, इससे आगे गया तो निजाम मजीद जो बदमाशी है वो करेगा, मजीद बंदे तोड़ेगा, मजीद बंदे खरीदे जाएंगे और खरीदो फरोख्त की एक और मंडी, बल्कि ये जो मंडी में इजाफा है ये पाकिस्तान के अंदर हो जाएगा। एक और खबर है, और ये जनाब आगा सरवर साहब के हवाले से है। ये चीता है, तगड़ा जवान है, इसने रिपोर्टिंग की है, और इसने रिपोर्टिंग नहीं की बल्कि रिपोर्टिंग की धज्जियां उड़ाकर इसने रखी हैं।
اتنی دلیری، بہادری، غیرت مندی، یعنی کہ جو پروٹیسٹ تھا، کیوس تھا، اس کیوس کے سینٹر میں، ہارٹ آف کیوس، کیوس کے دل میں جا کر اس بندے نے رپورٹنگ کی ہے، کھل کر تگڑی رپورٹنگ کی ہے اور صافی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اس کے اوپر کچھ بھیڑیے یہ کہہ رہے کہ یہ صافی نہیں ہے، اصل صافی یہی ہے۔ اس نے کوئی اپنی طرف سے بیانیہ نہیں بنایا، اس نے اس پروٹیسٹ کے سینٹر میں جا کر، جو ایپی سینٹر تھا اس کا، جہاں سے زلزلہ بیسیکلی شروع ہوتا ہے، ایپی سینٹر جگہ کو کہتے ہیں، لہذا یہ پروٹیسٹ کے سینٹر میں، بالکل سینٹر میں، کیوس کے سینٹر میں کھڑا ہو کر اس نے بتایا کہ یہاں سے یہ دیکھیں، یہ جذبات ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں۔ اپنے گھر گئے، پاکستان کا جھنڈا چھاتی کے اوپر موجود ہے، چھاتی پر اس جوان نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، تگڑا ہے، تگڑا ہے، اور یہ بہت تگڑا ہے۔ یہ اب سوچیں انشاءاللہ، ایک بچہ ہے، یہ ابھی نوجوان ہے، آگے لمبی زندگی ہے آغا سرور صاحب کی، لہذا یہ ایک مزید آنے والی دہائیوں تک یہ آپ کا نظام کا تعاقب کرے گا، پیچھا کرے گا، اور یہ مزید اس کے مزید سینٹر میں جائے گا اور اصل حقائق آپ کے سامنے رکھے گا۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔